जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम उपस्थित हैं अपने यूपी स्पेशल की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी क्लास निरंतर रूप से देख रहा है, 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हर दिन। तो 30 क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। यूपी स्पेशल की बेहतरीन क्लास होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके की कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाते हैं। यूपी स्पेशल हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल के माध्यम से ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको दिए जा रहे हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल रही है। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में बेहतरीन प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। आप सभी से निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़। पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद क्रमशः कौन से होंगे। तो क्रमशः लगा है, इसका मतलब है सबसे पहले किसकी बात की जा रही है, सबसे अधिक की, और सबसे कम पीछे दिया गया। तो इसका मतलब है क्रमशः का मतलब ये होता है कि जैसे क्रम से आए हैं, तो सबसे पहले अधिक और फिर सबसे कम बाद में। तो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है कौन सा होगा। ये आपको सोच समझ के जवाब देना है। देखिए, सोनभद्र और संत रविदास नगर दूसरे ऑप्शन में दिया गया। खीरी का मतलब है लखीमपुर खीरी, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया खीरी। और संत रविदास नगर। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो लखनऊ और बागपत है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, कानपुर और ललितपुर है। तो आप सभी को पता होगा अधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है उत्तर प्रदेश का वो लखीमपुर खीरी है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो संत रविदास नगर नहीं है, वो क्या है, हापुड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, हापुड़। लेकिन ऑप्शन में हापुड़ नहीं है, तो इसलिए संत रविदास नगर ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब लखीमपुर और संत रविदास नगर। जो संत रविदास नगर है उसको हम लोग भदोही के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भदोही के नाम से जानते हैं। भदोही किस के लिए प्रसिद्ध है, तो भदोही जो है वो कालीन नगरी के लिए जानी जाती है। ठीक है, बात करते हैं लखीमपुर खीरी के क्षेत्रफल की। तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, बात करते हैं भदोही की या फिर संत रविदास नगर की, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1015 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 1015 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन बात करें हम हापुड़ की, तो हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 660 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, हापुड़ का क्षेत्रफल है, लेकिन हापुड़ यहाँ पे दिया नहीं था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न, शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को कमेंट करना है कि पूर्व के ग्रास के नाम से किस शहर को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के। तो क्या गोरखपुर है, मुरादाबाद है, वाराणसी है या कन्नौज है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कन्नौज को ही पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो राजा हर्षवर्धन थे, और वर्तमान में कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ का जो इत्र है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इत्र के साथ ही तंबाकू का भी व्यापार बहुत ज़्यादा मशहूर है। बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। क्या जौनपुर में है, बहराइच में है, बलरामपुर में है या गोंडा में है। ये भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या फिर गोंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर। जौनपुर जो एक ऐसा जिला है जहाँ पर पोटास की कमी है मृदा के अंदर। मृदा मतलब मिट्टी के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला पूछा गया था जिसमें मृदा के अंदर पोटास की कमी हो। लेकिन केवल जौनपुर ही नहीं है, इसके अलावा भी
बहुत सारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें जो है पोटास की कमी है, जैसे कि आजमगढ़ और मऊ। ये ऐसे ज़िले हैं, ये 3 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर मृदा के अंदर पोटास की कमी है। कौन कौन से ज़िले, एक बार फिर से रिकॉल करते, जौनपुर है, आजमगढ़ है और मऊ है। ठीक है, बात करते हैं जो मृदा है वो किस तरीके से बनती है। तो चट्टानों के विखंडन या फिर वनस्पति के अपसादों के मिश्रण से ये मृदा जो है वो मिट्टी तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया है विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ पर है। तो विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ पर है, महोबा में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है या महाराजगंज में है। तो विजय सागर पश्चिमी बिहार जो है वो महोबा में है। कहाँ पे है, महोबा में है। विजय सागर पश्चिमी बिहार महोबा में किस नदी के तट पर है, तो ये कहाँ पर है, तो ये विजय सागर झील के किनारे है। ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत लिखा हुआ है। इधर नगर या कस्बे दिए गए हैं और इस साइड में नदी दी गई है। मतलब आप सभी को ये जवाब देना है कि इनमें से कौन सा ये एक ऐसा नगर है जिसमें जो नदी है वो गलत लिखी हुई। पिठूर के लिए गंगा लिखा है, गोरखपुर के लिए राप्ती लिखा हुआ है, जौनपुर के लिए सई लिखा हुआ है, कौशाम्बी के लिए यमुना लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमको गलत ढूंढना है। बिठूर में गंगा नदी बहती है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है, बिल्कुल ठीक है। कौशाम्बी में यमुना नदी बहती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जौनपुर में सई नदी नहीं बहती है, जौनपुर में गोमती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी बहती है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। नदियों के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो 7 से 8 क्वेश्चन हमारे यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमसे नदी से रिलेटेड पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोत्तम है। तो ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में कौन सा जिला सबसे ऊपर है, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है और हरियाणा है। तो ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलों के द्वारा जो है सिंचाई ज़्यादा की जाती है। लगभग 75% जो सिंचाई है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या चावल गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, क्या गेहूं और गन्ने में है, चावल गन्ने में है या गेहूं और दाल में है। तो आप सभी को आंसर देना है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गन्ने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पर है। क्या सहारनपुर मेरठ में है, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में है, लखनऊ हरदोई में है या इलाहाबाद वाराणसी में है। तो आप सभी लोग जवाब दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। नींबू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में, किस जनपद में होता है। तो 2 जनपद हैं, कौन कौन से होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर और मेरठ में नींबू की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। बात करें मेरठ की, तो मेरठ को याद रखिएगा कैंची नगरी के लिए। बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर नींबू के लिए और कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न। काशी किसको कहा जाता है, आप सभी लोग बताएं। तो काशी जो है वो वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी जो शहर है वो किस नदी पर अवस्थित है, ये हमसे पूछ रहे हैं, किस नदी के तट पर स्थित है। तो क्या गोमती है, सरयू है, यमुना है या गंगा है। तो सरयू की बात की जा रही थी, अभी देखिए बीच में बहुत सरयू की बात हुई थी। तो सरयू नदी पर कौन सा शहर है, तो ये अयोध्या है। बात की जा रही है काशी की, तो काशी के लिए हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। तो जो गंगा नदी है वो हमारी कहाँ से होकर के गुजरती है, काशी से होकर के गुजरती है। तो काशी कहाँ पर बसता है, किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे। ठीक है, और बात करें यमुना की, तो यमुना नदी जो है वो मथुरा और आगरा से होकर के गुजरती। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, क्या आंसर होगा, सोनभद्र होगा, मेरठ होगा,
वाराणसी होगा कि भदोही होगा? तो अब तो आप सभी लोग जान गए होंगे। तो काली नगरी किसको कहते हैं? भदोही को कहा जाता है। अच्छा, आप सभी लोग अगर जान गए हैं तो आप लोग बताएं कि भदोही को और किस नाम से जाना जाता है? संत रविदास नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है, मतलब विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है, किस जनपद में उपस्थित है, ये आपको बताना है। कानपुर में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है या नोएडा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। विज्ञान नगरी है, साइंस सिटी जिसको कहा जाता है, वो लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ की बात हो रही है तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। जो दशहरी आम है वो भी लखनऊ का बहुत ज़्यादा फेमस है, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्या होंगे? तांबा ग्रेफाइट होंगे, लाइमस्टोन डोलोमाइट होंगे, या फिर रॉक फास्फेट डोलोमाइट होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा भी और भी प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं उनको भी। तो जिप्सम है, नाम लिखते जाइएगा, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, फॉस्फोराइट, कोयला और सिलिका सैंड, ये सब भी प्रमुख खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन डोलोमाइट इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। किन दो शहरों को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया था? तो आगरा और लखनऊ को, आगरा और इलाहाबाद को, आगरा और नोएडा को, या आगरा और बरेली को? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा और नोएडा। आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया था, और इसका निर्माण जो था वो 2001 से शुरू किया गया था। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई अगर पूछी जाए आपसे तो 165.6 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है? क्या रोपड़ है, मांडा है, पनवाली है, या हुलास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुलास। हुलास जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हुलास ये किस जनपद में पड़ता है? तो ये सहारनपुर जनपद में पड़ता है, सहारनपुर। ठीक है, रोपड़ की बात की जाए तो जो रोपड़ है वो पंजाब में पड़ता है। मांडा की बात की जाए तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और बनवाली की बात की जाए तो ये हरियाणा में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो क्या राज्यपाल थे, आनंदपाल थे, विद्याधर थे, या त्रिलोचन पाल थे? आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। जो राज्यपाल थे वो महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वह कन्नौज के शासक थे। बात करते हैं राज्यपाल की, तो जो राज्यपाल थे वो किस वंश से आते हैं? तो ये गुज्जर प्रतिहार वंश से आते हैं। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। ठीक है, और ये बात हो रही है 1018 ईस्वी की। ठीक है, और जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तब ये आक्रमण के भय के डर से कन्नौज से भाग गए थे। चंदेल शासक थे जिनका नाम था विद्याधर, उन्होंने राज्यपाल को हरा दिया था। जो यशपाल थे वो अंतिम गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीरत गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मौजूद है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न। क्या चित्रकूट है, कानपुर है, गोरखपुर है, या वाराणसी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर में गुप्त काल टेराकोटा जो पक्की मिट्टी से बनी ईंटें थीं उससे बना हुआ भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन के। आगे दिया गया है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? तो बुलंदशहर में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, एटा में हुआ, या फैजाबाद में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
सी, एटा में हुआ, और एटा में 1253 एटा के पटियाली ग्राम में हुआ। इनके बारे में लोग जानते हैं कि ये तबला और खड़ी बोली के आविष्कारक कहे जाते थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चारकुला मौसम लोक नृत्य कहाँ का है? क्या उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है या उड़ीसा का? चारकुला जो मौसमी नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो किस जनपद में इसका आयोजन किया जाता है सुलहकुल का? तो सुलहकुल के बारे में जान लीजिए कि ये मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक है और इसका आयोजन हर साल आगरा में किया जाता है। किस डेट को किया जाता है? तो 18 से 27 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत कला, क्राफ्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। क्या गौतम बुद्ध नगर में होता है, चित्रकूट में होता है, झांसी में होता है या लखनऊ में होता है? तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में होता है। अगर इसी प्रकार आपसे पूछे कजरी महोत्सव कहाँ होता है? जो कजरी महोत्सव है वो मिर्ज़ापुर में होता है। जो कजरी महोत्सव है वो कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा महोत्सव कहाँ होता है, तो आप सभी का जवाब आना चाहिए कि ये वाराणसी में होता है। कहाँ पर होता है? वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है या नहीं लगता है? तो कुंभ मेले का आयोजन किस जगह नहीं होता है? क्या उज्जैन में नहीं होता है, इलाहाबाद में नहीं होता है, हरिद्वार में नहीं होता है या वाराणसी में नहीं होता है? तो उज्जैन में होता है, तो बिल्कुल ठीक है, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद में लगता है, आप सभी लोग जानते हैं, हरिद्वार में भी लगता है, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कुंभ मेला अगर आपसे पूछा जाता है कुंभ मेला से रिलेटेड, महाकुंभ जो है वो हर 12 साल में लगता है और अर्ध कुंभ जो है वो हर 6 साल के अंतर्गत लगता है। और भारत में अगर आपसे कुंभ मेला पूछा जाए तो कितनी जगह पर लगता है, तो ये कुल मिला के 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन से? तो ये प्रयागराज है, उज्जैन में लगता है और हरिद्वार में लगता है और महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में भी लगता है कुंभ मेला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो को अभी शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी एक और है? क्या उर्दू है, बोडो है, संथाली है, कोंकणी है? कोंकणी होगी, संथाली होगी, बोडो होगी या उर्दू होगी? आप सभी को आंसर देना है। तो उत्तर प्रदेश की पहली जो भाषा है, राजभाषा, वो हिंदी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी पूछी जा रही है तो उर्दू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि राजभाषाओं के बारे में उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी थी। इसको कब मान्यता प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी। राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। पहली राजभाषा हिंदी है। लेकिन बात करें उर्दू, दूसरी राजभाषा है। इसको कब स्वीकृति मिली? तो इसको स्वीकृति मिली थी 1989 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश की बोली के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। इतने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग डरिए मत, बहुत आसान प्रश्न बनेंगे और सारे प्रश्नों को हमने डिटेल में बता भी दिया है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को आप पूरा लगा लोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेंगे। हूबहू क्वेश्चंस पेपर में यही सेट सेम टू सेम मिलने वाले हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? क्या घमार है, क्या बिरहा है, टप्पा है, कव्वाली है? तो जो बिरहा है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। जो टप्पा है वो पंजाब का लोकगीत है।
बात करें और भी जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत हैं तो वो कजरी है, झूमर है, सोहनी है, कराही है, कव्वाली है, रशिया है, सोहर है और नकटा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था और ये पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। मैंने उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो क्या लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, अलीगढ़ में है? जिसने वो क्लास देखी है वो लोग तो कमेंट करके बता ही सकते हैं कि क्या कहाँ पर रूमी दरवाज़ा है। ये लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं रूमी दरवाज़ा की, तो आपको मैंने बताया था जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें जो 2 मछलियाँ बनी होती हैं उनको वहाँ पर अंगीकृत किया गया था, रूमी दरवाज़ा से ही वो लिया गया है। बात करते हैं रूमी दरवाज़ा की, तो ये तुर्किश गेटवे के नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये नवाब अस्पाउद्दौला के द्वारा 1786 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है तो क्या मथुरा है, ऋषिकेश है, गोरखपुर है या वाराणसी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं वो चिंतक हैं और धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोछार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली कौन सी जनजाति है? क्या सहरिया है, बैगा है, परिया है या थारू है? तो थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जो दीपावली का त्यौहार होता है उस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। और जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में पाई जाती है। नाम याद रख लीजिएगा, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है और लखीमपुर में। तो ये उत्तर प्रदेश के 5 जनपद में और ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है। लगभग 74% लोग इसी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर बुक्सा जनजाति है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड अवस्थित है। आगरा में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है या लखनऊ में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर, किस जनपद में अवस्थित है? क्या आगरा में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है या वाराणसी में है? आप सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर। बायोटेक पार्क कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में बायोटेक पार्क अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? वाराणसी में, फतेहपुर में, लखनऊ में या कानपुर में? तो आपको बताना है चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। यूपीएसआई में पूछा गया। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। तो कल्प योजना संबंधित है। तो ये कल्प योजना किससे संबंधित है? ये शिक्षा से रिलेटेड है, लेकिन कौन सी शिक्षा होगी? क्या प्राथमिक शिक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा होगी या प्राविधिक शिक्षा होगी? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। जो कल्प शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। बात की जाए इसके मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो विद्यालय है उसको समाज से जोड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब उसमें आध्यात्मिक माहौल को तैयार करना है। अब ये आध्यात्मिक माहौल कैसा होता है? तो आध्यात्मिक माहौल का मतलब है स्कूल में राष्ट्रगान करवाना, सरस्वती वंदना वगैरह, जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कल्प योजना जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर रूप से मिलती रहेंगी। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद,
जय भारत।